हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अभी के टाइम पर मनी किस किस फॉर्म में है। ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्ली एजेस में मनी के फॉर्म में क्या यूज़ होता था। सो अर्ली एजेस में एज अ मनी ग्रेन्स एंड कैटल यूज़ होते थे। मीन्स अगर किसी को कोई गुड्स लेना है तो वो ग्रेन्स या कैटल के एक्सचेंज में ले सकता था, क्योंकि ग्रेन्स एंड कैटल क्या है, हमारी नेसेसिटी है, हमारी नीड है, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई हमसे गुड ख़रीदना चाहता है तो हम ग्रेन्स या कैटल के एक्सचेंज में दे सकते हैं। दूसरा फॉर्म था मेटेलिक कॉइन। पहले मनी जो थी वो मेटेलिक कॉइन के फॉर्म में थी। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, इस फॉर्म में जो थी मनी अवेलेबल थी। अब इस फॉर्म में मनी अवेलेबल थी तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनकी अपने आप में ही कुछ वैल्यू होती है, हाई वैल्यू होती है। इसीलिए इसके थ्रू भी क्या होता था, एक्सचेंज होता था गुड्स का। सो अर्ली एजेस में ग्रेन्स एंड कैटल्स और मेटेलिक कॉइन एज अ मनी यूज़ होते थे। अब अगर हम मॉडर्न फॉर्म की बात करें तो मॉडर्न फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले है करेंसी। सो करेंसी के अंडर हमारे आ जाते हैं पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अब जब हम पेपर नोट्स एंड कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो पेपर नोट्स क्या है, एक पेपर ही है और कॉइन्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्यों इसे एज अ मनी हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा कि पहले मेटेलिक कॉइन्स यूज़ होते थे एज अ मनी एंड ग्रेन्स एंड कैटल्स यूज़ होते थे एज अ मनी, तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते थे क्योंकि मेटेलिक कॉइन की खुद की वैल्यू होती है और ग्रेन्स एंड कैटल्स भी जो है हमारे डेली यूज़ में आते हैं, हमारी एक नीड है। तो क्यों हम पेपर एंड नोट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं जब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर हम एक्सेप्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी कुछ वैल्यू थी। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है। सो इसका आंसर क्या है, बिकॉज करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। मीन्स जो करेंसी है उसे हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। मीन्स जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो ऑथराइज करती है कि पेपर नोट्स और कॉइन्स को जो है एज अ मनी यूज़ किया जाएगा। In India, the law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction. इंडिया में हमारा लॉ बोलता है कि जो रुपी है, हमारी कंट्री की करेंसी क्या है, रुपी, तो हमारी कंट्री का लॉ बोलता है जो रुपी है उसे एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी उसे एक्सेप्ट करने से नहीं रिफ्यूज़ कर सकता है। मीन्स कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि हम रुपीज़ में पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारी कंट्री में, इंडिया में, ये लॉ हमारा लीगलाइज करता है कि जो रुपी है उसे एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रुपीज़ में जो पेमेंट हो रहा है उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। ये हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया है, इसीलिए जो रुपी है वो सिर्फ हमारी कंट्री में एक्सेप्ट किया जाएगा, अदर कंट्रीज़ में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है। इसीलिए जो करेंसी है उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारी कंट्री में। जैसे हमारी कंट्री में रुपीज़ है, वैसे ही जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी कुछ और करेंसी होती है जो कि उनकी कंट्री में एक्सेप्ट किए जाती है और दूसरी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट एज अ मनी। सो सभी कंट्री की क्या होती है, अलग अलग करेंसी होती है और करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसीलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो उसे ऑथराइज करती है। नेक्स्ट है,
In India, Reserve Bank of India, that is RBI, issues currency on behalf of government. हमारी कंट्री इंडिया में गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में RBI बोलते हैं, वो करेंसी इशू करती है। कोई और इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकता है, वो इलीगल होगी, वो करेंसी नहीं मानी जाएगी। जो करेंसी RBI इशू करती है हमारी कंट्री में, सिर्फ वही एज अ करेंसी एक्सेप्ट की जाएगी। नेक्स्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है डिपॉजिट विद बैंक। डिपॉजिट विद बैंक के अंडर क्या होता है ये समझते हैं। तो सबसे पहले सपोज करते हैं कि कोई पर्सन है जिसको 1 मंथ में 10,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है, और वो क्या करता है, वो 10,000 को पूरा यूज़ नहीं करता है, सिर्फ 5,000 रुपीज़ का ही उसका 1 मंथ का एक्सपेंसेस होता है। तो जो बचा हुआ 5,000 है वो क्या है, उसके पास एक्स्ट्रा कैश है, तो वो क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा कैश को डिपॉजिट करेगा बैंक के पास। मीन्स जो पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनके पास अगर एक्स्ट्रा कैश होता है जो कि उनके यूज़ में अभी नहीं आने वाला है, तो वो उसे डिपॉजिट कर देते हैं बैंक के पास। बैंक क्या करता है, बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक्स जो होते हैं वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और साथ ही साथ में क्या करते हैं, जो डिपॉजिट हुई है मनी, उसे इंटरेस्ट भी देते हैं। उस मनी पर क्या होता है, उस पर्सन को इंटरेस्ट भी देते हैं। जो अलग अलग बैंक्स होते हैं उनके क्या होते हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, पर मंथ पर ईयर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट होते हैं। सपोज करते हैं कि एक पर्सन है जिसने 5,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए हैं, और वो बैंक 10% पर एनम इंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 5,000 का अगर हम 10% निकालें तो हमारा आ जाएगा 500। तो मीन्स एक पर्सन जो 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, अगर वो बैंक में वो 5,000 रुपीज़ 1 ईयर तक रखता है, तो आफ्टर 1 ईयर उसका जो 5,000 है वो कितना हो जाएगा, 5,500 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, उसकी जो मनी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो यही रीज़न है कि लोग क्या करते हैं, बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि इस तरीके से क्या है, जो मनी है वो सेफ भी है, साथ ही साथ में जो इंटरेस्ट है वो भी मिल रहा है डिपॉजिट पे। तो यहाँ पे क्या है, पर्सन का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो कुछ अमाउंट अर्न भी कर ले रहा है और उसकी मनी सेफ भी है, इसीलिए लोग बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट है, पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविज़न टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। अब हमने देखा था कि जो पीपल हैं, जो पर्सन्स हैं, उन्होंने अपनी मनी बैंक में डिपॉजिट कर दी है। अब बैंक में मनी डिपॉजिट करने के बाद लोगों के पास ये प्रोविज़न होता है कि जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट है, जब भी उन्हें नीड है, वो बैंक से अपने डिपॉजिट की हुई मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी मनी को निकाल सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। क्योंकि जो हमने बैंक अकाउंट में मनी को डिपॉजिट किया है उसे कभी भी डिमांड पर विड्रॉ किया जा सकता है, इसीलिए उन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस डिपॉजिट को कभी भी डिमांड पर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी काम करते हैं, मीन्स एज अ मनी भी काम करते हैं। कैसे, तो जो डिपॉजिट्स है उसे हम कभी भी बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, हम विड्रॉ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक, या फिर हम ये कहें कि अगर हमें कहीं पर कोई गुड्स खरीदना है तो वहाँ पर हम मनी देने की बजाय क्या दे सकते हैं, चेक से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड डिपॉजिट हैं वो एज अ मनी काम कर रहे हैं। किसकी वजह से,
चेक की वजह से। तो अब देखते हैं कि चेक क्या होता है। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। चेक जो है एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के लिए। जितना अमाउंट उस चेक में लिखा हुआ है उतना अमाउंट पे करने के लिए चेक इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट। फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट मीन्स जो पर्सन एज अ पेमेंट एज अ मनी जो है चेक दे रहा है उसके अकाउंट से जितना अमाउंट उस चेक में लिखा गया है वो अमाउंट टू द पर्सन जिसके नाम पर वो चेक है, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। जिसके नाम पर चेक इशू है उसको स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के लिए चेक क्या करता है, बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है। इसको हम एक चेक के सैंपल से समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास चेक का एक सैंपल, एक एग्जाम्पल है, उसे समझते हैं। अ शू मैन्युफैक्चरर Salim has to make a payment to the leather supplier and writes a check for a specific amount। एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम जिसको क्या करना है, एक लेदर सप्लायर को पेमेंट करना है और उसके लिए वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट का चेक बना रहा है। दिस मीन्स दैट शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट हिज बैंक टू पे दिस अमाउंट टू द लेदर सप्लायर। तो यहाँ पर क्या है, जो शू मैन्युफैक्चरर है मीन्स जो सलीम है वो क्या कर रहा है, अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि वो क्या करें, जो अमाउंट चेक में लिखा गया है उस अमाउंट को लेदर सप्लायर को पे करें। The leather supplier takes this check and deposit it in his own account in the bank। और जो ये लेदर सप्लायर है वो क्या करता है, चेक को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या करता है, उस मनी को डिपॉजिट कर देता है वापस से अपने बैंक अकाउंट में। द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन अ कपल ऑफ डेज। कुछ दिनों में ही क्या होता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या हो जाता है, मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। यहाँ पर क्या था, कैश इन्वॉल्व ही नहीं था, लेकिन फिर भी जो ट्रांजैक्शन है, जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बिना मनी के इन्वॉल्वमेंट के, बिना कैश के इन्वॉल्वमेंट के जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक चेक का सैंपल है, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट है, जिस डेट पे हम ये चेक दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए वो डेट यहाँ पे आती है। यहाँ पे है पे प्रेम कुमार। यहाँ पे उस पर्सन का नेम आता है जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं। ₹57,000 ओनली, यहाँ पे वो अमाउंट आता है जितने का हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर पेमेंट कौन कर रहा है, सलीम। ऊपर हमने पढ़ा था कि सलीम यहाँ पर शू मैन्युफैक्चरर है जो कि सप्लायर को पेमेंट कर रहा है। सो ये चेक इशू किया है सलीम ने, जो कि प्रेम कुमार को 57,000 रुपीज़ पे कर रहा है। वही 57,000 यहाँ पर नंबर में लिखा है। तो अगर अब हम चेक की डेफिनेशन पढ़ें तो अ चेक इज़ अ पेपर। तो चेक क्या है, एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग बैंक, जो कि इंस्ट्रक्ट कर रहा है बैंक को टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के लिए। और वो अमाउंट कहाँ पे लिखी जाती है, चेक में यहाँ पे लिखी जाती है। फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट मीन्स जो पर्सन ये जो चेक है वो दे रहा है, मीन्स जो सलीम है उसके अकाउंट से, टू द पर्सन हुज नेम हैज़ बीन चेक इशूज मीन्स जिस पर्सन ने ये चेक दिया है उसके अकाउंट से जिस पर्सन के नाम पर ये चेक इशू है उसे पेमेंट देने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू चेक। सो अ चेक इज़ अ पीस ऑफ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। सो आई होप यहाँ पर चेक क्या होता है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो कैसे मनी का रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे एज अ मनी हम डिमांड डिपॉजिट को यूज़ कर सकते हैं। जो फैसिलिटी है चेक की डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट, उससे क्या हो पा रहा है, हम बिना कैश के डायरेक्टली पेमेंट को सेटल कर सकते हैं। सो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने पढ़े 2 मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, दैट इज़ करेंसी एंड डिपॉजिट्स विद बैंक। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।